अरे अच्छा, वो याद दिला दिया आपने। रिकॉर्डिंग वाकई स्टार्ट नहीं होती, ये रिकॉर्डिंग आप याद भी दिला दिया करें ना, कभी कभी हम इतने मगन होते हैं पढ़ाने में कि भूल जाते हैं रिकॉर्ड करना। ठीक है। तो कहाँ थे हम? हाँ। तो फोटो सिस्टम टू में पहला जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो क्या है? प्लास्टोक्विनोन, पी क्यू। यहाँ पे वाजे नजर आ रहा है कि पी क्यू पहले इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो है वो इसको एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, अच्छा दोबारा आ जाओ यहाँ पे। अब ये जो हाइड्रोजन आयंस यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं ना, तो हमने पहले क्या कहा था कि भाई इनको क्या बनाना है? एटीपी एंड एनएडीपीएस टू। ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पर एक हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एक्यूमुलेशन यहाँ पे होना शुरू हो जाती है, यानी कि हाइड्रोजन आयंस कहाँ पर आपके, ये जो थाइलेक्वाइड स्पेस का जो इंटीरियर वाला पोर्शन है, यहाँ पर आपके हाइड्रोजन आयंस एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। चलो इस पर आएंगे बाद में। अच्छा जी। प्लास्टोक्विनोन, और प्लास्टोक्विनोन ने सिंपल इलेक्ट्रॉन जो है वो फिर कहाँ पे दे दिया? साइटोक्रोम सी के पास। ठीक है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है बेसिकली। तो साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, तो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास इलेक्ट्रॉन चला गया। और देन फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गया? प्लास्टोसाइनिन के पास, अगेन एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और प्लास्टोसाइनिन ने फिर इलेक्ट्रॉन फाइनली दे दिया फोटो सिस्टम वन को। ठीक है। और इसके पास और कोई तरीका नहीं है कि यहाँ पे फोटो सिस्टम वन के पास इलेक्ट्रॉन आ जाए सिवाय प्लास्टोसाइनिन के। प्लास्टोसाइनिन ही इसके पास लेकर आएगा। ठीक है। तो क्योंकि ये यहाँ तो फोटोलिसिस हमारे पास हो नहीं रही, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा? ठीक है। तो फोटो सिस्टम वन के पास प्लास्टोसाइनिन से। अब मैं ये कह रहा था कि आपको स्टेप पता होने चाहिए। फोटो सिस्टम टू, एरो प्लास्टोक्विनोन, एरो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, एरो प्लास्टोसाइनिन, एंड देन फोटो सिस्टम वन। तो ये सीक्वेंस भी आपको याद होना चाहिए। फोटो सिस्टम वन के पास बाद जो है वो इलेक्ट्रॉन हमारा चला गया फेरोडॉक्सिन के पास, एफ डी। ठीक है। और फेरोडॉक्सिन ने फिर जो इलेक्ट्रॉन था वो किसको दे दिया? अब ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना, इनसे आप बहुत सारे काम ले सकते हैं। तो इसीलिए जब ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन थे तो एनएडीपी रिडक्टेज जो था वो यहाँ पर आके एनएडीपी को उसने जो है वो रिड्यूस कर दिया और बना दिया एनएडीपीएच। ठीक है। तो यहाँ पर आके पहले जो हमारा मॉलिक्यूल था एनएडीपीएच या फिर एनएडीपीएच टू, वो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर बन चुका है। ठीक है। तो एनएडीपीएस यहाँ पर हमारा पहला जो था लाइट रेडिएशन का वो हमने बना दिया। अब आ जाओ यहाँ पे। अब ये जो हाइड्रोजन आयंस इतने एक्यूमुलेट हो रहे थे ना, अब ये यहाँ पे इतनी आसानी से चैन से बैठेंगे नहीं। इनको जाना है बाहर, आना है स्ट्रोमा में। ठीक है। तो ये बोलेंगे हमें बाहर निकालो, हमें बाहर निकालो। तो जब इन्हें बाहर जाना है तो बाहर निकालने का जो रास्ता है वो सिर्फ एक है, और वो है एंजाइम एटीपी सिंथेस। ठीक ठीक है। एटीपी सिंथेस यहाँ पर एंजाइम है जो कि बेसिकली हाइड्रोजन आयंस को यहाँ पर एक पाथवे प्रोवाइड करेगा ताकि हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो बाहर जा सकें। ठीक है। अब जब हाइड्रोजन आयंस जब बाहर जाएंगे ना, तो क्या होगा? तो एटीपी रिड्यूस हो जाएगा एटीपी के अंदर। अब ये प्रोसेस क्या हो रहा है? दिस इज नोन एज फोस्फोराइलेशन। ठीक है, दिस इज नोन एज फोस्फोरिलेशन। जब आप एडीपी के अंदर आपने एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल ऐड कर दिया, पहले ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट था, अब ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो चुका है। तो ये दिस इज नोन एज फोस्फोराइलेशन। और चूंकि ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है और लाइट रेडिएशन के अंदर हो रहा है, यानी कि लाइट का मौजूद होना जरूरी है इसके लिए, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? फोटोफॉस्फोरिलेशन। कि अंडर द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट वी आर actually forming the ATP, or actually we are producing the ATP. तो that's why it is known as photophosphorylation. तो हाइड्रोजन आयन जैसे ही यहाँ से निकला है तो इसने ADP को रिड्यूस करवा दिया ATP के अंदर, और ये बन गया ATP। ठीक है। अब अच्छा जी, अब आप मुझे ये बताएं कि कितने हाइड्रोजन आयंस को हम यहाँ से पास करेंगे तो एक ATP का मॉलिक्यूल बनेगा? हाँ जी, जल्दी जल्दी बताएं। वेरी गुड भाई, बड़े तेज हैं यार आप तो, माशाल्लाह। So three hydrogen ions are required to produce one single molecule of ATP. अच्छा ये बताओ कि इस प्रोसेस को बोलते क्या है? शाबाश शाबाश। इस प्रोसेस को हम कहते क्या हैं? क्या हाइड्रोजन आयंस के निकलने से जो ATP जो है वो बन रही है? फोस्फोरिलेशन तो बेसिकली ATP का बनना है ना। ठीक है। लेकिन ये हाइड्रोजन के निकलने से तो ATP तो हर जगह बनेगी, तो हर जगह तो फोस्फो मतलब ये नहीं कहेंगे जो मैं आगे बताऊंगा। हाँ, ऑक्सीडेटिव तो मतलब ऑक्सीजन तो यहाँ पे इस्तेमाल ही नहीं हुई। एक अलग से नाम है जो कि सी से शुरू होता है। चलो बता देता हूँ, विच इज नोन एज केमियो ऑस्मोसिस।
आपको कुछ पुरानी बातें याद हुई होंगी। क्या कहते हैं? केमियोस्मोसिस या फिर केमियो ऑस्मोटिक सिंथेसिस ऑफ एटीपी। ठीक है, केमियोस्मोटिक सिंथेसिस या फिर जस्ट केमियोस्मोसिस। तो हाइड्रोजन आयंस के रिलीज होने से जो एटीपी हमारे पास प्रोड्यूस हो रही है, दिस इज नोन एज केमियोस्मोसिस। ओके जी। तो यहाँ पर हमारे पास लाइट रिएक्शन खत्म हो चुका है। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बेसिकली यहाँ पे खत्म हो चुकी है। अच्छा, इज देयर एनीथिंग? हाँ जी, तो ये बड़ा अच्छा डायग्राम है कि पहले आपने जो है वो लाइट रिएक्शन के थ्रू आपने यहाँ पे एटीपी बनाई, ठीक है, वाटर इस्तेमाल हुआ और ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज हो गई। तो ये समराइज करके बता रहा है आपको, एटीपी और एनएडीपीएच निकल गया यहाँ से, और देन इसको आप भेज दोगे केल्विन साइकिल में। ठीक है, यहाँ पर भी बता रहा है। सही है। तो क्लोरोप्लास्ट की ये H2O, ठीक है, और देन फोटोलिसिस के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। अच्छा, ये भी बात आपको याद रखनी है कि हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फोटोलिसिस के अंदर तो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, लेकिन स्ट्रोमा से भी जो है वो यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस अंदर जो है वो आ रहे होते हैं। ठीक है, ताकि मजीद जो है वो इनका प्रेशर यहाँ पे डेवलप हो जाए। ठीक है, 1 मिनट अजान हो जाए। ठीक है, गुड। तो डार्क रिएक्शन, विच इज आल्सो नोन एज केल्विन साइकिल या फिर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ठीक है। अच्छा, अब ये डार्क रिएक्शन जो है, यहाँ पर हमारे पास 3 फेजेस हैं। ठीक है, सी, आर, आर। ओके, जल्दी जल्दी से कवर कर लेते हैं, आसान बात है। कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। तो इसको भी हम चलते हैं साइकिल की तरफ ताकि हम अच्छे से कवर हो जाए। हाँ जी, ठीक है। तो 3 प्रोसेस है। सबसे पहले ये बात क्लियर हो कि इसमें 3 प्रोसेस हैं, कार्बन फिक्सेशन एंड देन रिडक्शन और फाइनली रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो 3 हमारे पास यहाँ प्रोसेस हो रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास कितने मॉलिक्यूल एंटर हो रहे हैं इनटू द केल्विन साइकिल, इनटू द डार्क रिएक्शन? तो हमारे पास 3 मॉलिक्यूल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के यहाँ पे एंटर हो रहे हैं। अच्छा जी, अब जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर एंटर हुई है तो इसको यहाँ पर एंजाइम मिल जाएगा रुबिस्को। ठीक है, और रुबिस्को एंजाइम जो है राइबोलोस 1,5 बाय फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस। कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन भी कर सकता है और ऑक्सीजन की फिक्सेशन भी साथ साथ कर सकता है, इसलिए हम कहते हैं कि आखिरी में कार्बोक्सिलेज एंड आल्सो ऑक्सीजनेस। सबसे पहले कार्बन की फिक्सेशन हो रही है। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर आई है तो इसको रोबिस्को एंजाइम जो है यहाँ पर अब इसको एक बेसिकली मॉलिक्यूल मिलेगा राइबोलोस बाइफॉस्फेट, RUBP। ठीक है, तो उसके साथ मिल के ये अब राइबोलोस बाइफॉस्फेट जो है यहाँ पे ये साथ मिलके 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 कार्बन कंपाउंड यहाँ पर हमारे पास देखने को मिलेगा, विच इज नोन एज G3P। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 3 कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास यहाँ पर आए थे तो यहाँ पे बेसिकली डबलिंग हो गई, 3 2 6। तो यहाँ पे जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है आफ्टर द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड G3P मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारे पास इसकी फिक्सेशन। अब जैसे ही आपने इसकी फिक्सेशन कराई है तो अगला प्रोसेस हमारे पास क्या है? ये जो है हमारे पास रिडक्शन। अब एटीपी हमने इसको कहाँ से उठाया था? लाइट रिएक्शन से। ठीक है, और वो एटीपी यहाँ पर आके यूटिलाइज हो गई। तो अब ये इसको अगर हम स्प्लिट कर दें, जो कि हमने यहाँ पे कंबाइन करके बनाए हैं, तो हमने इसको यहाँ पे स्प्लिट कर दिया है। इसको हम G3P कहें या फिर PGA कहें, बात जो है वो एक ही है।
तो इसको हमने स्प्लिट कर दिया कि भाई 6 थे तो हमने इसको 2 मॉलिक्यूल अलग अलग कर दिए, क्योंकि इसमें बेसिकली एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन होते हैं। ठीक है, तो हमने दोनों को स्प्लिट कर दिया और 6 ATP यहाँ पे कन्वर्ट हो गए हमारे पास 6 ADP में, यानी कि इन्होंने अपनी एनर्जी को दे दिया और ताकि रिडक्शन हो सके। और देन NADPH जो आए थे उन्होंने हेल्प की रिड्यूस करने में P3PGA को या फिर G3P को, तो ये जो है वो रिड्यूस हो गया G3P के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात समझो कि यहाँ पर जो है वो G3P जो यहाँ पर हम हमारे पास फाइनली बना है, तो G3P यहाँ पर सिर्फ एक जाएगा, टोटल बनेंगे 6। ठीक है, अब ये पूरी कैलकुलेशन हम आगे लिखेंगे, समराइज करके, ताकि आपको सारी बातें क्लियर हों। अब टोटल यहाँ पर जो है वो 6 बनेंगे G3P। ठीक है, तो 6 में से सिर्फ एक जो है वो ग्लूकोज बनाने में आगे हेल्प करेगा, यानी आगे जो हमारा अल्टीमेट पर्पस है ग्लूकोज बनाना, तो उसमें हेल्प करेगा। बाकी जो 5 होंगे वो दोबारा रिसाइकिल हो जाएंगे। ठीक है, उनका कोई लेना देना नहीं है ग्लूकोज बनाने में। ग्लूकोज बनाने के लिए हमें सिर्फ एक G3P चाहिए, जो कि हम आफ्टर फिक्सेशन आफ्टर रिडक्शन बना चुके हैं। तो बाकी जो 5 बने हैं वो अल्टीमेटली क्या हो जाएंगे, रिसाइकिल हो जाएंगे। और टू रीजनरेट अगेन RUBP, ताकि वो RUBP दोबारा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिले और साइकिल रिपीट हो सके। साइकिल रिपीट भी तो करनी है ना, तो इसलिए रिपीट करने के लिए 5 G3P जो है वो चले जाएंगे दोबारा रीजनरेशन फेज में, टू रीजनरेट RUBP, और देन RUBP कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा और साइकिल जो है वो रिपीट होती रहेगी। और इस प्रोसेस के लिए, रीजनरेशन के लिए, आपके पास 3 ATP कन्वर्ट हो जाएंगे 3 ADP में। ठीक है, अच्छा इसको हम समराइज करके लिख देते हैं। ये तो साइकिल हो गई, लेकिन मैं चाह रहा हूँ इसको हम समराइज भी कर दें, ताकि आपको और बातें जो है वो हजम होना शुरू हो जाएं। समरी, अब समरी में आप क्या लिखोगे, स्टेप बाय स्टेप। 3CO2 हमारे पास शुरू में थे, प्लस 3RUBP राइबोलोस बायोफॉस्फेट, जिसके साथ हमने कंबाइन करना था। तो हमारे पास क्या बना था पहले रिएक्शन में, 6G3P। ठीक है, अब 6G3P में से आपने एक G3P ग्लूकोज बनाने के लिए भेज दिया था, उसने साइकिल को छोड़ दिया, तो ओनली 1G3P एग्जिट्स द साइकिल। और बाकी जो 5G3P थे, 5G3P थे, वो रिसाइकलिंग फेज में चले गए टू रीजनरेट RUBP। तो ये हो गए हमारे पास रिसाइकिल। ठीक है, ये तो हो गया फेट G3P का। अच्छा, फिर ATP का फेट क्या है, ATP के समरी क्या है कि टोटल हमने, आपने देखा होगा 6 पहले हमने यूज किए थे और बाद में 3 अगेन यूज किए, तो 9 ATP यूज हुए और 9 ATP कन्वर्ट हो गए 9 ADP में। ठीक है, 9 ADP में। चलो हम लिख भी देते हैं कि 6 जो हुए थे वो ड्यूरिंग फिक्सेशन में हुए थे, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में। और 3 हमारे पास जो हुए थे वो हमारे पास हुए थे ड्यूरिंग रीजनरेशन। चलो जी, ये भी क्लियर हो गया कि 6 ड्यूरिंग फिक्सेशन, 3 ड्यूरिंग रीजनरेशन। अब एक 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 बात MCQ है, ठीक है ना। 9 ATP कन्वर्ट हो गया 9 ADP में। अच्छा जी, उसके बाद क्या था हमारे पास, हाँ NADPH। NADPH की समरी क्या है कि कितने NADPH हमने इस्तेमाल किए हैं, 6। तो 6 NADPH हमारे पास जो थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, 6 NADP में। NADP, और ये किस में हुए हमारे पास, ड्यूरिंग रिडक्शन, ड्यूरिंग रिडक्शन। ठीक है, इन्होंने अपना जो इलेक्ट्रॉन था वो दे दिया, तो NADP के अंदर कन्वर्ट हो गए, और ये हुआ है ड्यूरिंग रिडक्शन फेज। ये तो चलो आपको बातें बुक के अंदर ही मिल जाएंगी। अब मैं जो आप लोगों को बात बताना चाह रहा हूँ इंपॉर्टेंट, क्योंकि साइकिल तो चलो आपको समझ में आ गई, ठीक है, क्या हो रहा है क्या हो रहा है, ये तो आपको सारी बातें बुकिश हैं, ये तो देखने को मिल जाती हैं। अब जो हमें एक बात पता चलती है कि हमें यहाँ पे एक G3P का, फॉर 1G3P मॉलिक्यूल टू एग्जिट द केल्विन साइकिल, एक G3P का मॉलिक्यूल एग्जिट करवाना है हमें केल्विन साइकिल से ग्लूकोज बनाने के लिए। तो टोटल, चलो मैं लिख देता हूँ
K for 1 G3P मॉलिक्यूल। अब आप आगे लिख लो, मॉलिक्यूल टू एग्जिट द साइकिल फ्रॉम टू एग्जिट द केल्विन साइकिल टू मेक द ग्लूकोज। ठीक है, चले हमें ग्लू लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। टू मेक द ग्लूकोज वी नीड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। ठीक है ना, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंटर हो रहे हैं। अच्छा, जब 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के इंटर हो रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे कितने G3P के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं? 6 G3P मॉलिक्यूल्स। और वो हमने कहा कि 5 हो जाते हैं रिसाइकिल और एक चले जाता है ग्लूकोज। अच्छा जी, अब ग्लूकोज में G3P जो है हमारे पास, इसमें टोटल जो है वो कार्बन नंबर कितना है? 3 कार्बन नंबर। और ग्लूकोज में कितना है? 6। तो हाउ मेनी G3P मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू मेक द ग्लूकोज? डेफिनेटली 2। ठीक है, तो 2 G3P मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू मेक 1 ग्लू। ठीक है, 2 3 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 हमारे पास नंबर पूरा हो जाएगा। अच्छा जी, अगली बात क्या है कि एक अगर हम टर्न की बात करेंगे तो उसमें अगर फॉर एग्जांपल हम एक कार्बन डाइऑक्साइड भेजें एक टर्न ऑफ द साइकिल में। ठीक है, एक यानी कि एक अगर टर्न है पूरा साइकिल का, और उसमें हम लेट से 1 कार्बन डाइऑक्साइड, अब 3 का चक्कर हम छोड़ देते हैं, एक 1 2 3 करके बात करते हैं। ठीक है, एक टर्न में हम फॉर एग्जांपल अगर एक ही कार्बन डाइऑक्साइड भेज सकते हैं, और ये आपका MCQ है। ठीक है, तो हमें 6 टर्न्स ऑफ साइकिल चाहिए होंगे टू मेक 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब हम एक टर्न की बात करेंगे ना, तो हम वहां पे एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो एक 1 टर्न में आप एक कार्बन डाइऑक्साइड भेज रहे हो, तो 6 टर्न्स में आपको डेफिनेटली 6 कार्बन डाइऑक्साइड भेजने पड़ेंगे। तो 6 टर्न्स ऑफ साइकिल इज इक्वल टू 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 प्लस ATP कितने चाहिए होंगे? ATP पहले वाले से डबल हो जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पहले हमें 9 चाहिए थे, तो अब यहाँ पर क्योंकि अब यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं कि एक टर्न में लेट से हमारे पास नॉर्मली 3 जा रहे होते हैं। ठीक है, तो हम ATP फिर उसी एतबार से देखेंगे, तो अगर 2 कर देंगे तो फिर हमें 2 यानी 2 साइकिल चाहिए होंगी। तो पहले 9 थे, तो अब ये 18 हो जाएंगे। वेरी गुड, समझ में आ रही है भाई आप लोगों को बातें? 18 ATP। अच्छा जी, अब जल्दी से बताओ NADPH कितने चाहिए होंगे? शाबाश शाबाश, सिंपल, जिस तरह ATP का डबल किया NADPH का भी डबल कर दो। 12। वेरी गुड, तो 12 हमारे पास NADPH चाहिए होंगे टू मेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। और टोटल टर्न्स कितने चाहिए होंगे? 6 टर्न्स ऑफ द केल्विन साइकिल। सही है। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमारी केल्विन साइकिल ऑलमोस्ट जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब एक दो हम यहाँ पे पिक्चर्स देख लेते हैं। तो ये बातें हमें बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। देयर इज, चौथा पॉइंट हमारा रह गया था, देयर इज फोटोलिसिस ऑफ वाटर ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। सही है। देयर इज नो फोटोलिसिस ऑफ वाटर ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन। ठीक है, डार्क रिएक्शन में कोई फोटोलिसिस नहीं हो रही। देयर इज नो फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। ठीक है, कोई फिक्सेशन कार्बन डाइऑक्साइड की नहीं कर रहे थे ना लाइट रिएक्शन में, तो हमने लिख दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रही होती है ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन। सही है। छठा पॉइंट क्या है? लाइट रिएक्शन रिलीजेज ऑक्सीजन। लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन रिलीज हो रही होती है। डार्क क्रिएशन यूटिलाइजेस कार्बन डाइऑक्साइड। डार्क क्रिएशन में कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज हो रही होती है। ठीक है। लाइट रिएक्शन इन्वॉल्व्स साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटो फोस्फोराइलेशन। लाइट रिएक्शन हमारे पास, अब यहाँ पे जो हमने फोटो फोस्फोरिलेशन की है ना, वो यहाँ पे हमने की है नॉन साइक्लिक। अब साइक्लिक कौन सी होगी वो हम अगले उसमें बात करेंगे। डार्क क्रिएशन इन्वॉल्व्स केल्विन साइकिल, C4 पाथवे एंड कैम। अब ये C4 पाथवे और कैम रहता है, इसका बताऊंगा अभी। द एंड प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, ठीक है, ATP एंड NADPH, ठीक है, ये हो चुका है। तो ये अब ये बड़े अच्छे तरीके से समराइज हुआ हुआ है यहाँ पे। ATP बना, ATP गया, और फाइनली आपको यहाँ पे NADP और ATP दोनों मिल गए डार्क रिएक्शन से, जो कि स्ट्रोमा में हुआ था। तो ये दोनों जो है वो चले जाएंगे दोबारा अपनी जगह पे। कहाँ पे? ग्रेना के अंदर, थैलोगाइड मेम्ब्रेन में, ताकि आप दोबारा आप प्रोसेस को रिपीट कर सको।
फोटो सिस्टम, ठीक है। तो ये अगेन वही बात बता रहा है आपको कि एटीपी एनएडीपी यहाँ से मिला और दोबारा एनएडीपी एटीपी जो है वो यहाँ से मिल गया। ठीक है, अब जिस तरह हमेशा करते हैं हम 10 to 15 मिनट्स का यहाँ पे ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद इंशाल्लाह हम हमारा केम और C4 पाथवे रहता है, और फिर आखिरी में एमसीक्यूज। एमसीक्यूज आपको ज़रूर करने हैं और आज ही करने हैं ताकि ये टॉपिक समझ में आ सके। ठीक है पूरा, और ब्रेन स्टॉर्मिंग होते हैं। तो इन 10 to 15 मिनट्स में आपने पढ़ने के अलावा सब कुछ करना है ताकि आपका माइंड फ्रेश हो जाए, ताकि मैं चाहता हूँ कि एमसीक्यूज जब आप करें तो आपका बिल्कुल माइंड फ्रेश हो और मैक्सिमम आप उन एमसीक्यू से गेन कर सकें। तो इंशाल्लाह 10 to 15 मिनट्स के बाद हम अगेन स्टार्ट करेंगे। तो टू बी कंटिन्यू।